अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग मैं लेक्चर नंबर 3 के साथ आई हूँ फॉर क्लास 11th इंटर पार्ट 1 और हम लोग चैप्टर 1 पे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जिसका नाम है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कल बात की थी आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप्स हमने कहा था कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स हो सकते हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है। मैंने आपको बताया था कि उनमें एटॉमिक जो नंबर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम। H1 एक में 1 न्यूट्रॉन था, एक में 2 थे और लास्ट वाले में 3 थे। इसी तरह कार्बन की 3 टाइप्स थी, C12, C13 और C14। आज हम लोग इसी टॉपिक को लेके आगे चल रहे हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स के। आइसोटोप्स की एक दूसरे के हिसाब से अपने ही एलिमेंट के एक ही एलिमेंट में जो आइसोटोप्स हैं उनकी एक दूसरे के हिसाब से कैसी अबंडेंस है। ठीक है, जो आइसोटोप्स हैं वो एलिमेंट्स आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स उनकी अपनी अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है। कुछ बहुत ज़्यादा होती है, कुछ बहुत ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन आमतौर पे हम लिटरेचर में जो सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं, जैसे कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हाइड्रोजन की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम सिर्फ उन्हीं आइसोटोप्स के उसमें हम लोग उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं जो उनके अबंडेंट आइसोटोप की प्रॉपर्टी होती है। आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज़ भी आपस में थोड़ी बहुत डिफरेंट होती हैं। जैसे हाइड्रोजन के ही अगर 3 आइसोटोप्स हैं उनकी आपस में प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल हाइड्रोजन की बात करते हैं या करते आए हैं क्लास 9th से लेकर अब तक, तो हम लोगों ने उस हाइड्रोजन आइसोटोप की बात की है जो नेचर में हमारी कुदरत में सबसे ज़्यादा अबंडेंट है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, उनमें से भी हम लोग सिर्फ उन्हीं आइसोटोप के बारे में ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी उस आइसोटोप के हिसाब से बताएंगे जो सबसे ज़्यादा उसके अबंडेंट आइसोटोप है। अब हम लोग कैसे इनकी रिलेटिव अबंडेंस निकालते हैं, दैट इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि अबंडेंट कैसे हैं और कैसे हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आप लोग के पास टेबल भी मौजूद होगा, वहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के लिखे हुए हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स लिए हैं, प्रोटियम और ड्यूट्रियम H1 और H2। एक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 है, एक में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2 है। अगर हम लोग इनके अबंडेंस देखें, आपस में मैच करें, सिर्फ हाइड्रोजन के हिसाब से इनके अबंडेंस देखें तो प्रोटियम जो है वो 99.985% ऑफ ऑल द हाइड्रोजन आइसोटोप्स प्रेजेंट इन द अर्थ, उसमें से H1 की 99.985 यानी कि इतना ज़्यादा अबंडेंट है और बाकी बहुत ज़्यादा कम अबंडेंट है। ठीक है, अब इसका मैथ क्या है 1.007825, जो आमतौर पे हमारे लिटरेचर में ये वाला मैथ यूज़ होता है, ना कि ये वाला, क्योंकि ये अबंडेंट नहीं है। होता तो ये H2 का मैथ है ये, लेकिन हमारे लिटरेचर में आम प्रॉपर्टीज़ को मेंशन करने के लिए ये वाला मैथ यूज़ होगा। इसी तरह C12 और C13 की बात करते हैं। C12 इज 98.893% अबंडेंट एज कम्पेयर टू अदर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, और इसका मैथ है 12, जो हम लोग अभी तक हम लोगों ने AMU वालों में पढ़ा था, एटॉमिक मैथ यूनिट में। वहाँ पे हम लोगों ने 12 को यूज़ किया था क्योंकि हम लोग C12 जो अबंडेंट आइसोटोप है उसकी बात कर रहे थे। इसी तरह अगर हम लोग बात करते हैं, हमारी नेचर में टोटली 280 डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से 40 आइसोटोप जो है वो रेडियो एक्टिव हैं, यानी कि वो शुआएं रेडिएशन एमिट करते हैं, शुआएं निकालते हैं अपने अंदर से। ठीक है, इसके अलावा 300 आर्टिफिशियल आइसोटोप्स बनाए गए हैं जो कि अनस्टेबल हैं और आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन की मदद से उनको बनाया गया था। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं आइसोटोप के अरेंजमेंट, वो जो है डिफरेंट आइसोटोप के एलिमेंट्स में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट्स में वेरिड है और कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा टेबल में अभी तो मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया हाइड्रोजन और कार्बन की। इसके अलावा आपके पास जो बुक में टेबल है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और ब्रोमीन के भी इसी तरह आइसोटोप्स को शो किया गया है, उनके अबंडेंस को शो किया गया है और उनके मैसेज को शो किया गया है। अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मोनो आइसोटोपिक ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो मोनो आइसोटोपिक कहलाते हैं। मोनो आइसोटोपिक उन एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनके सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल आइसोटोप है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, आयोडीन, गोल्ड, आर्सेनिक, इनका सिर्फ और सिर्फ एक आइसोटोप है, दे आर कॉल्ड एज मोनो आइसोटोपिक। इसी तरह अगर वो वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होता है उनके 2 से ज़्यादा आइसोटोप नहीं हो सकते, या 2 है या 1 है। ठीक है, और अगर वो वाले एलिमेंट्स जिनके इवन एटॉमिक नंबर्स हैं तो उनके लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स होते हैं। उसके अलावा उन्होंने बात की कि ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक मास नंबर जो होते हैं वो 4 के मल्टीपल्स में होते हैं, 4 के मल्टीपल्स में होते हैं, वो मोस्ट अबंडेंट हैं हमारी अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि
अगर हम लोग बात करते हैं मैग्नीशियम की, हुज मास नंबर इज 24। अगर हम लोग बात करते हैं सिलिकॉन की 28, बात करते हैं हम लोग कैल्शियम की 24, इसका मास नंबर है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं आयरन की, इसका नंबर है 56 मास नंबर। अब आप ये देखें कि सब के मास नंबर जो है वो मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये दे मेक अप ऑलमोस्ट 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के 50% जो है ये 5 एलिमेंट्स बनाते हैं और इनके आइसोटोप्स बनाते हैं, क्योंकि ये सारे मतलब एक ये रूल बनाया उन्होंने ऑब्जर्वेशन की थी कि वो वाले आइसोटोप्स जिनका, वो वाले एलिमेंट्स जिनका मास नंबर मल्टीपल ऑफ 4 में आते हैं उनके आइसोटोप्स सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ 280 हमने कहा था टोटली 280 आइसोटोप्स हैं नेचर में। उन 280 में से 154 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके इवन मास नंबर हैं और इवन एटॉमिक नंबर हैं। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस की गई थी। अभी तक इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचर में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये कुछ ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से उन्होंने कुछ अंदाजे लगाए थे साइंसदानों ने, केमिस्ट ने, जैसे जैसे उन्होंने आइसोटोप्स के बारे में स्टडी किया था। हम आगे अब डिस्कस कर रहे हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर की। मैंने आपको बताया था कि रिलेटिव एबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को हम लोग डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब मास स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है कि मैंने एक रफ सी डायग्राम बनाई है ताकि आपको शो हो जाए। मास स्पेक्ट्रोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। एक ही एलिमेंट हम लोग लेते हैं और उसके जो डिफरेंट आइसोटोप्स हैं उनके मैसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है उसके 3 डिफरेंट उसके 3 डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। अब क्योंकि ये आइसोटोप्स इतने स्मॉल होते हैं, इनका वेट, इनका मास इतना स्मॉल है कि कोई भी वेइंग बैलेंस नहीं है, इसलिए साइंसदानों ने जो है ये मास स्पेक्ट्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट इजाद किया था, इसको बनाया था ताकि ये लोग जो है, हम लोग जो साइंसदान हैं वो आइडेंटिफाई कर सकें डिफरेंट मैसेज ऑफ द डिफरेंट आइसोटोप्स इन एन एलिमेंट। डिफरेंट आइसोटोप के जो मैसेज हैं वो एलिमेंट के, वो इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, मेजर करने के लिए। इस टेक्निक में हम लोग छोटी सी पहले बात करते हैं। सब्सटेंस, कोई भी जो सब्सटेंस है वो सैंपल जिसका आप लोगों ने मेजर करना है, जिसका आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है उसके आइसोटोप्स के मैसेज को, उसको हम लोग सबसे पहले लेते हैं और उसको फिर हम लोग वोलेटिलाइज करते हैं। वोलेटिलाइज करने के बाद यानी कि हीटर की मदद से उसको हम लोग वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद उनको आयनाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन बीम सोर्स, हाई इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जरिए से उनको आयनाइज करते हैं। आयनाइज होने के बाद यानी कि ये पॉजिटिव चार्जेस में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये गैशियस पॉजिटिव आयंस जो होते हैं उनको फिर सेपरेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेस, मास टू चार्ज रेशो। अब हम लोगों ने सेपरेट किस तरह से करना है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो। दिस इज द मास टू चार्ज रेशो। उनके मास कितने होंगे, उनके चार्जेस क्या होंगे, उस हिसाब से हम लोग उनको सेपरेट करेंगे और उनकी फिर जो वैल्यूज निकलती हैं मास टू चार्ज रेशो के, उनको हम लोग ग्राफ में पीक्स की सूरत में जो है उनको हम लोग बनाएंगे और आइडिया लगाएंगे कि डिफरेंट आइसोटोप्स के डिफरेंट मैसेज किस तरह से वेरी कर रहे हैं। और जब हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये मास स्पेक्ट्रम है। मास स्पेक्ट्रम क्या होता है कि ये प्लॉट ऑफ डाटा है, जो डाटा हमें डिटेक्टर देगा वो फिर एक डाटा इसको प्लॉट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, और वेयर m/e mass to charge ratio is plotted on the x axis और उनका relative numbers is plotted on the y axis। उनको जो है x और y axis पे रखा जाएगा और उसके हिसाब से ग्राफ्स को प्लॉट किया जाएगा। सबसे पहले जो है एस्टन का जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ था वो डिज़ाइन किया गया था टू आइडेंटिफाई द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। सबसे पहले एस्टन ने अपना मास स्पेक्ट्रोग्राफ शो कर मतलब पेश किया था कि आप इसकी मदद से जो है आइसोटोप्स के जो है वो यूज़ कर सकते हैं, मास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज को। उसके बाद डेम्स्टर्स ने मास स्पेक्ट्रोग्राफ दिया था फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स व्हिच आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। उन एलिमेंट्स के लिए जो सॉलिड स्टेट में है उनके लिए डेम्स्टर का जो मास स्पेक्ट्रोग्राफ है दैट इज यूज्ड। अब क्या होता है कि द सब्सटेंस, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट करें यहाँ पे नियॉन को लेना है, नियॉन के हम लोगों ने डिफरेंट आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो हम लोगों ने वो सब्सटेंस जिसकी एनालिसिस करनी है फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप इज रिक्वायर्ड, उसको हम लोग जिसकी हम लोगों ने एनालिसिस करनी है
हैं उसके आइसोटोप्स की, उसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं और उन वेपर्स का हम लोग प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रखते हैं। वेपर स्टेट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ द हीटर। ये हीटर जो है यहाँ पे हमारा सैंपल है, उसको इतनी हीट देगा कि वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो चुके हैं और इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रखना है, ऑलमोस्ट 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁷ टॉर तक। ठीक है। वेपर्स एंटर आयोनाइजेशन चैम्बर। अब ये यहाँ से आयोनाइजेशन चैम्बर में एंटर हो चुके हैं, यानी कि ये आयोनाइजेशन चैम्बर है, यहाँ पे ये वेपराइज्ड फॉर्म में मौजूद है। ठीक है। यहाँ पे क्या है आयोनाइजेशन चैम्बर में कि फास्ट मूविंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो बीम्स होती हैं वो आके इनसे टकराएंगी। अब क्या होता है कि द एटम्स ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स आर आयोनाइज्ड। आयोनाइज्ड किस तरह से होता है कि जब इलेक्ट्रॉन की बीम्स आके इनसे टकराएंगी तो इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनके साथ टकरा के इलेक्ट्रॉन्स उनको भी अपनी शेल से बाहर निकाल देंगे और इस तरह ये जो एटम्स होंगे, इन नियॉन के एटम्स हैं, उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और लूज करने की वजह से उन्होंने पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर डेवलप कर लिया है। समझ आ रही है इस चीज़ की कि क्या करते हैं हाई इलेक्ट्रॉन बीम्स को यूज करके गैसेस के अंदर से, वो गैसियस स्टेट के अंदर से पास करेंगे। वो हाई इलेक्ट्रॉन बीम क्या करती हैं कि जो सबसे उनके बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको वहां से निकाल देती हैं, एक्सप्लिसिट कर देती हैं, बाहर निकाल देती हैं और उसकी वजह से ये जो एटम है, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया, ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज उसको आगे मूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अब ये क्या करेंगे, दीज पॉजिटिवली चार्ज आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मैसेज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आइसोटोप्स प्रेजेंट इन दैम। इनके भी डिफरेंट मैसेज हो सकते हैं उनके आइसोटोप के हिसाब से। ठीक है। अब जो पॉजिटिव आयंस ऑफ ईच आइसोटोप, उनकी अपनी अपनी अब क्योंकि उनके मैसेज ही डिफरेंट है तो उनकी मास टू चार्ज रेशियो भी डिफरेंट होगी। अगर मैसेज सेम होते तो सेम ही मास टू चार्ज रेशियो होती, अगर मैसेज ही डिफरेंट है तो उनकी मास टू चार्ज रेशियो भी डिफरेंट है क्योंकि m डिफरेंट है उनका। ठीक है। अब वो इधर प्लेट्स में से गुजारते हैं, जो एसिलरेटिंग प्लेट्स होती हैं ये परफोरेटेड होती हैं। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है ऑलमोस्ट 500 से लेकर 2000 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है, जिसकी वजह से वो इन आयंस को एसिलरेट कर देती हैं, उनके इनको स्पीड अप कर देती हैं बहुत ज़्यादा। ये पॉजिटिव आयंस क्या है, ये नेगेटिव प्लेट्स की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जितनी ज़्यादा उनकी पावर होगी नेगेटिव प्लेट की, वो उतनी जल्दी उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उतनी जल्दी उसकी तरफ मूव होंगे और इस तरह इनकी स्पीड बढ़ जाती है, एसिलरेट हो जाते हैं। अब क्या है, द आयंस आर देन अलाउड टू पास थ्रू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जब ये नेगेटिव द चार्ज प्लेट से निकल चुकी है, परफोरेटेड होती है यानी कि इनमें सुराख है, ये यहाँ से निकल के जब आगे आती हैं तो इनको मूव किया जाता है, इनको पास किया जाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है। द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना है, अपनी इक्वेशन आगे लिखेंगे ई के तौर पे और मैग्नेटिक फील्ड का हम लोगों ने रखना है एच के तौर पे। ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दी है एच, और वो उनको क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये अपनी डिफरेंट मास टू चार्ज रेशियो की वजह से यहाँ पे आकर डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। वो एलिमेंट्स जो लाइटर हैं इन देयर मैसेज, जिनके मैसेज कम हैं, वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे और वो एलिमेंट्स जिनके मैसेज हैवी हैं, जो जिनके मैसेज ज़्यादा हैं, वो कम डिफ्लेक्ट होंगे। अब क्या है कि जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है वो इनको सर्कुलर वे में मूव करने में हेल्प करती है। इस तरह वो जाके जब डिटेक्टर पे फॉल होते हैं तो डिटेक्टर जो है वो इनकी वैल्यूज़ के बारे में हमें बताता है। ठीक है। अब क्या है कि जैसे देखें, अब ये वाले यहाँ पे जो आयंस आ रहे हैं, इनकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इनकी अपनी एक मैस, स्पेसिफिक मैस है, इन सब का मैस सेम है, तो इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड के से गुजरने के बाद अपने ग्रुप में जाके इस जगह पे फॉल करेंगे। दूसरे जो आयंस है जो इनसे थोड़े से हल्के थे, लाइटर थे, वो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड से गुजरने के बाद अपने इधर एरिया पे एक सेपरेट एरिया में जाके फॉल करेंगे। इसी तरह जो सबसे लाइटर है वो यहाँ पे आके फॉल करेंगे। अब डिटेक्टर ये डिटेक्ट करेगा कि कौन से एरिया में कितनी अमाउंट जो है आयंस की यहाँ पे आके फॉल हुई है, वो डिटेक्ट करेगा और प्लॉट बनाएंगे, ग्राफ प्लॉट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इट। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड मी। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाई थी कि किस तरह से हम लोग मास टू चार्ज रेशियो को निकालते हैं। तो मास टू चार्ज रेशियो के लिए उन्होंने जो तो हम लोगों के पास मैथमेटिकल उसकी रिलेशनशिप क्या आती है मास टू चार्ज रेशियो के लिए, दैट इज m/e, यानी मास टू चार्ज रेशियो इज इक्वल टू h² r² ओवर 2e, वेयर mass m इज इक्वल टू mass, e इज इक्वल टू चार्ज, h मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और e का मतलब है कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना आता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अगर मैं क्या करूं कि मैं e को इंक्रीज करती जाऊं, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने कितनी रखनी है इलेक्ट्रिकल फील्ड फ्रॉम 500 टू 2000 वोल्ट्स। अगर मैं पहले 500 रखती हूँ, फिर 600, 700, आहिस्ता आहिस्ता मैं इंक्रीज करती जाती हूँ बाय कीपिंग एच कांस्टेंट, और उस वक्त मैग्नेटिक फील्ड की मैंने वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रखी हुई है, तो उस टाइम पे उसकी मास टू चार्ज रेशो
चेंज हो रही होगी, उसका रेडियस चेंज हो रहा होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। रेडियस विल इंक्रीज एंड पॉजिटिव आयंस ऑफ पार्टिकुलर Me विल फॉल एट डिफरेंट प्लेसेस। यानी कि मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे डिफरेंट आइसोटोप्स चाहिए तो मैं उसकी आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज करती जाती हूँ। इलेक्ट्रिकल फील्ड से क्या होगा कि उसका रेडियस चेंज होता रहेगा। मैंने आपसे कहा था कि वो आयंस जो है वो सर्कुलर वे में मूव कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, उनका वो रेडियस चेंज होता जाएगा। जैसे वो एक डिटेक्टर पे आके, एक यहाँ पे एक ये डिटेक्टर है, वो यहाँ पे आके गिर रहा है इलेक्ट्रॉन, ये आयन जो है, ठीक है। अगर मैं इसकी ये चेंज करती हूँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड इसकी चेंज करती हूँ, तो उसका रेडियस क्या होगा, वो इंक्रीज होता जाएगा। रेडियस यहाँ से इंक्रीज होता 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 यहाँ पे आ जाएगा और हमें डिफरेंट आयन की जो है वो वैल्यू मिलेगी। पहले वाले अब नहीं आएगा, जब हम लोगों ने इसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड की है तो रेडियस चेंज होकर डिफरेंट आयन की हमें वैल्यू मिलेगी। इसी तरह अगर मैं जो है H को चेंज करती हूँ बाय कीपिंग E कांस्टेंट, तो भी हमें डिफरेंट आयंस को पता लगाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर हम लोगों ने एक ही टाइम पे डिफरेंट आयंस को, एक ही आइसोटोप, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि उसके या तो H मैग्नेटिक फील्ड या फिर उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड को चेंज करते जाएंगे, और उसकी वजह से हमें डिफरेंट जो है आइसोटोप्स अकॉर्डिंग टू देयर रेडियस, अकॉर्डिंग टू देयर मास पता चलेंगे। रेडियस उनकी डिपेंड कर रहा होगा मास पे। जो ज्यादा हैवियर होंगे वो ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, ज्यादा उनके रेडियस आएगा, ठीक है। जो कम हैवी होंगे वो कम डिफ्लेक्ट होंगे। तो इसी तरह हम लोगों ने डिफरेंट मैसेज के अगर आइसोटोप्स को फाइंड आउट करना है कि वो कितने हैं, हम लोग इसलिए उनकी ये H और E को चेंज करते रहेंगे, तो उनके मास की वजह से उनका रेडियस चेंज होता रहेगा और हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो डिटेक्टर है जो हमारे मास स्पेक्ट्रोमीटर में, हम लोग इसको इलेक्ट्रोमीटर का नाम भी देते हैं। इलेक्ट्रोमीटर क्यों होता है, इसको क्यों कहलाता है कि जैसे ही इसके ऊपर आकर कोई आयन फॉल करता है तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस करता है, ये इलेक्ट्रिकल चार्ज शो करता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो शो करता है। जैसे अगर इसके ऊपर आके यहाँ पे जो पहले आयन थे वो 5 आयंस आके 5 आइसोटोप्स आके इसके साथ टकराए, यहाँ पे अगर आके इसके साथ 100 टकराए हैं तो यहाँ पे ये ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट को शो करेगा, और इसके मुकाबले जहाँ पे ये थोड़ी इलेक्ट्रिक करंट को शो करेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि किस तरह से डिफरेंट एक ही एलिमेंट में डिफरेंट आयंस हैं विद अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट मैसेज। उनके मैसेज, उनके रेडियस डिफरेंट है, तो हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि एक ही एलिमेंट है, उसके किस तरह से हम लोग डिफरेंट आइसोटोप्स के मैसेज को कलेक्ट कर सकते हैं, उनको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम लोग डिफरेंट, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए डिफरेंट आइसोटोप के इसको डिफरेंट प्लेसेस पे फॉल करवाएंगे, और ये इलेक्ट्रो जो मीटर होता है वो हमें इलेक्ट्रिक करंट की मदद से बताएगा कि कितने नंबर ऑफ आयंस आके इसके ऊपर फॉल किए हैं। अभी हम लोग C12 है, जिस तरह कार्बन है, हम लोगों ने उसके भी डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई किए थे, और हमें ये पता चला था कि C12 जो है, कार्बन का जो आइसोटोप C12 है, वो सबसे ज़्यादा जो है मतलब वो मोस्ट अबंडेंट है, वो सबसे ज़्यादा अबंडेंट है।